इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थ्रेड ऑन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज इनफॉर्म, राइट? यही था ना। और उसका वैल्यू कितना आया था? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, वेयर बी इज व्हाट? बी इज दैट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? उसमें आप लोग सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? उसमें उस लाइन जो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था उसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो आया था। उसका परपेंडिकुलर कितना था? लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। और उसका ग्राफ अगर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब बताया थे पैटर्न कैसा था, तो पैटर्न कुछ ऐसा था कि सर ऐसे कर दीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों तरफ जा रहा है, राइट? डाइवर्ज हो रहा है, बट वो बिल्कुल ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा उस लाइन पे। कौन सा लाइन पे? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाला लाइन है, राइट? और उसका पैरेलल कंपोनेंट क्या था? जीरो था। इज इट करेक्ट? ठीक। यस। अच्छा, सब जगह पॉजिटिव था, एक कॉलम में निगेटिव था, राइट? बताइए तो कैसे था? क्यू 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 और यहाँ पे माइनस क्यू, यही था या कुछ और था? हम्म हम्म। हाँ। अच्छा, ओरिजिन में निगेटिव चार्ज, तो भाई वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। वो एक्चुअल में वो रेगुलर गॉन नहीं ना हुआ, वो तो 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हो गया, राइट? वो 2 डायमेंशन, हम लोग जो काम किए थे वो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट के लिए बात कर रहे थे, राइट? उसमें तो क्यूब के लिए जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर ये तो एक शॉर्टकट ट्रिक था ना, जहाँ पे शॉर्टकट नहीं लगा तो वहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सबके वजह से निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट, लिखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट थ्रेड which is uniformly charged. What is the meaning of semi infinite? सर सेमी इनफाइनाइट का मतलब जिसका एक किनारा नजर आ रहा है लेकिन दूसरा किनारा नजर नहीं आ रहा है, राइट? सेमी इनफाइनाइट का मतलब तो हम यही आप लोग समझते हैं ना, एक किनारा तो नजर आ रहा है बट दूसरा किनारा नजर नहीं आ रहा है। तो एट यहाँ देखिए सेमी इनफाइनाइट के लिए एट ए डिस्टेंस बी बोल रहे हैं, एट ए डिस्टेंस बी, इसका मतलब वो डिस्टेंस इस ओरिजिन से मैं मीन कर रहा हूँ। कहाँ से मीन कर रहा है? इस ओरिजिन से। तो एक काम कर लेते हैं, इज इट करेक्ट?
इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट इज काइंड ऑफ थ्योरी ऑल्सो, राइट? चलिए यहाँ देखिए, हो गया। इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। नॉन इनफॉर्म है या इनफॉर्म है? नॉन इनफॉर्म है, बट नॉन इनफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन हम लोग काम कर रहे हैं इनफॉर्म के लिए, राइट? और शुभांकर एक प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम टाइप थ्योरी है, ठीक है? इसका स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग नोटबुक में रख लेंगे, शॉर्ट नोट्स में, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉब्लम टाइप थ्योरी लिखा हूँ। तो बनाने का तरीका कोई अलग रहेगा या प्रीवियस जैसा ही रहेगा? सर एक काम करते हैं, यहाँ पे b और 0, और यहाँ से क्या करते हैं, बाई पे एक एलिमेंट लेते हैं dy का, राइट? और इसके वजह से ये मेरा हो जाएगा सोर्स पॉइंट और ये हो जाएगा मेरा फील्ड पॉइंट। इज इट करेक्ट? ये जो मैंने लिखा वो क्या लिखा? RFS लिखा। किसी को डाउट? और RFS का मतलब यही होता है ना, RF माइनस RS। और डायरेक्टली इसके लिए लिख दें क्या, BI माइनस BJ। किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा कैसे हुआ। यहाँ तक ओके? भाई टाइम निकाल के हाँ ना बोल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो B² प्लस Y², यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए DQ कितना रहेगा? तो DQ के लिए क्या लिखिएगा? लैम्डा इंटू DL, करेक्ट? यस, मॉडुलस ऑफ DL, बट यहाँ पे लैम्डा मॉडुलस ऑफ dy इक्वल टू लैम्डा dy लिख सकते हैं। इज इट करेक्ट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि DQ मेरा अलजेब्राइक क्वांटिटी है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि चार्ज अलजेब्राइक क्वांटिटी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो लैम्डा भी मेरा अलजेब्राइक क्वांटिटी रहेगा, करेक्ट? इसका मतलब लैम्डा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो लैम्डा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव रहता तो लैम्डा नेगेटिव रहता, समझे? ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो DE के लिए क्या लिखिएगा? तो सर DE के लिए तो आपने सिखाया है कि DQ बाई KDQ, के का वैल्यू पता है ना? RFS का Q इंटू RFS। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एकदम फंडामेंटल, यही तो मेन फंडामेंटल है। तो D इक्वल टू, बोर्ड नजर आ रहा है आप लोग को, K लैम्डा DY, क्या इसके बदले लिख दिया जाए B² प्लस Y² के पावर 3/2, और इसके बदले लिख देते हैं BI माइनस BJ। इज इट करेक्ट? चलिए, इसका मतलब DEX क्या हो जाएगा? तो सर DEX हो जाएगा K लैम्डा B DY डिवाइडेड बाई B² प्लस Y² के पावर 3/2। सही है? और DEY इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? माइनस K लैम्डा Y DY, राइट? B² प्लस Y² के पावर 3/2। यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए।
अच्छा, जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा सब लोग, जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग इस डी क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो डी है वो किस क्वाड्रेंट में जाना चाहिए? सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं किस क्वाड्रेंट में। दैट डी फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। यहाँ पे जो डी लेते वो उसके वजह से किस में जाता है सर? उसके वजह से भी फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो मुझे लगता है यहाँ से ऊपर तक जितना भी इनफाइनाइट डी क्यू लेंगे सबके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्री और नॉट? यस। इसका मतलब है, एक बात तो सर सॉल्व करने से पहले ही क्लियर कर दिया आप कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, राइट। और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा और वाई कंपोनेंट निगेटिव आएगा, मतलब अभी दोनों कंपोनेंट रहेगा, राइट। ठीक है ना। चलिए, डी ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बी डी वाई डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई एक्स, तो इसका भी तो इंटीग्रेशन करेंगे। और इसमें क्या बाहर निकालते थे, याद है आप लोग को? के लैम्डा बी। और इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किए थे, राइट। पिछले क्लास में देखिए तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी का तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किए थे। जैसे बाई के बदले क्या माने थे, कुछ आप लोग को याद है? बी tan थीटा, राइट। लिख सकते हैं, तो जिससे ज़्यादा आसान हो रहा है वही काम कर रहे हैं। ये सब इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद पता लगेगा कि कहाँ पे क्या लेना चाहिए, ज़्यादा इजी होगा। मतलब मुझे पता है कि यहाँ से बिग बाजार जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ से बिग बाजार जाने का रास्ता तो बहुत हो सकता है ना। यहाँ से गणेशपुर से घूम कर बिग बाजार आएंगे और शॉर्टकट राजगढ़ जाते हुए तो हो जाएगा 1 मिनट में, राइट। तो इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज़ है कि बहुत सारे तरीके से हो सकता है। कितना स्मार्टली हम लोग कौन सा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसमें मैं डिनाई नहीं करूँगा, दूसरे मेथड से भी होगा, राइट। तो क्या यहाँ पे ये प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा क्या हम लोग, अगर आप लोग बोलिएगा तो ये ले सकते हैं कॉस थीटा डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। थीटा 1 से थीटा 2, करेक्ट। शायद यही था। बट अब यहाँ पे थीटा 1 का काम कौन करेगा? थीटा क्या था, याद है? थीटा यहाँ पे है, बोलिए, यही तो है थीटा। एंगल बिटवीन दिस लाइन और ए, राइट। एंगल बिटवीन दिस लाइन और ए। तो जब थीटा 1 आपको लगता कि 0 हो जाएगा और थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90। थीटा 2 90 हो जाएगा, राइट। 0 से 90 जाना पड़ेगा, राइट। और बाकी तो सब कुछ सही है ना? नहीं, बाकी सब कुछ सही नहीं है। के लैम्डा बाई बी रहेगा, राइट। इतना कुछ करने के बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो अब इसमें से कुछ लोग पकड़ पा रहे हैं कि मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कैसे लिख दिया, उस बात से मैं पिछले क्लास में जो पढ़ाया था उसका थोड़ा सा लाभ उठाना चाहते हैं, एडवांटेज। एग्री हैं तो यहाँ से बढ़ूँ, नहीं तो फिर से दोबारा कहानी वही करना पड़ेगा। एज इन प्रीवियस प्रॉब्लम, राइट, एज इन प्रीवियस एग्जाम्पल, इस बी बाई को जो बी tan थीटा करने के बाद सब कुछ लाते हुए इतना ही आएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, तो के लैम्डा बाई बी माइनस साइन थीटा। कहाँ से कहाँ तक? थीटा 1 से थीटा 2 तक, राइट। स्टूडेंट एक काम कीजिए,
बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपके लिए, लाइफ बन जाएगा यहाँ से। आप इसको शॉर्ट नोट्स में रख सकते हैं, ठीक है। अब जाकर लिमिट पुट कीजिए। लोअर लिमिट कितना 0 और अपर लिमिट कितना 90। अब यहाँ पे माइनस है तो बीच में एक माइनस भी तो आएगा। लो अच्छा पहले तो सॉरी पहले कौन सा लिमिट पुट करते हैं, अपर ना। कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है नहीं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा ना। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए मैं भी थोड़ा इसमें पता नहीं कितना मैं मैथमेटिकल हूँ, फिर भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता हूँ। अभी नहीं एकदम शुरू से ही है। एनीवे तो इसका साइन थीटा पहले 90। अब यहाँ पे ये जनरलाइज कर दिया, इसका लाभ उठाएंगे बाद में, ठीक है। इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो इसका एडवांटेज बहुत जगह उठाएंगे इनफाइनाइट सिचुएशन के लिए। बट अभी के लिए अब जो मेरा और ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस है उसमें θ1 क्या है 0 राइट, और θ2 क्या है 90 डिग्री। पुट कर दीजिए तो वैल्यू। तो Ex इक्वल टू क्या हो जाएगा k लैम्डा बाई वी साइन 91 राइट, और साइन 0 0, और k का वैल्यू कितना था तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इट करेक्ट? समझ गए सहबाज? यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं चलिए हो गया ना, इसको हटाएं। ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा रिजल्ट है इसलिए मैं यहाँ पे जानबूझ के रुक रहा हूँ। और सेमी इनफाइनाइट का शुभांकर से किया गॉस लॉ से बनता ही नहीं, समझे। तो क्या करते हैं इससे सेमी इनफाइनाइट का आता है। हाँ तो गॉस लॉ का कुछ लिमिटेशन है नहीं। गॉस लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बट उसके लिए सिमेट्रिकल सिस्टम चाहिए राइट। अनसिमेट्रिकल में फंस जाइएगा। तो पहले क्या होता है कि मतलब बच्चे को जब नहीं पता रहता है तो गॉस लॉ से तो एकदम आसान लगता है कि अच्छा इतना आसान है। मैं क्या कर रहा हूँ पहले टफ वाला दुनिया दिखा रहा हूँ। इट इज काइंड ऑफ क्रिएस्टल मोशन पहले पढ़े बाद में न्यूटन मोशन था, ज़्यादा इन्जॉय किए। अब प्लस प्रॉपर मैं एक सीक्वेंस में जा रहा हूँ जो HCV का सीक्वेंस है। चलिए अब DEY, तो DEY के लिए क्या था स्टूडेंट माइनस k लैम्डा बाय dy, ठीक है, बाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर के पावर 3/2 इंटीग्रेट करना है राइट। किसको बाहर निकाल सकते हैं? कांस्टेंट क्या है k लैम्डा, माइनस k लैम्डा को बाहर निकालते हैं बाई डी वाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर 3/2। अब यहाँ भी इसका इंटीग्रेशन के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। बाई के लिए क्या माने कि बहुत बढ़िया फॉर्म कुछ बन जाए, सोचे तो आप लोग। कुछ मानने से काम चलेगा? क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो पक्का आप लोग नहीं पढ़े होंगे। चलिए एक काम करते हैं आपके लिए, z इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर तो मान ही सकते हैं राइट। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन राइट। घबराने की बात नहीं है। जब आप लोग इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो मुझसे भी ज़्यादा जान जाइएगा उस टाइम पे। जैसे आज की डेट में लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो मैं मोटा मोटी मुझे याद है, लेकिन थोड़ा क्लाउडी है। बट अभी जब आप फ्लो में हैं तो मुझसे ज़्यादा जान रहे हैं।
इसलिए जो भी करेंट ईयर में जो बच्चा IIT एडवांस की तैयारी करता है वो किसी एक पार्टिकुलर टीचर से उसका लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो तीनों सब्जेक्ट में मास्टरी करता है। भाई जो टीचर पढ़ाते हैं वो सिंगल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। दूसरी बात है कि मैं 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। अपना थोड़ा तारीफ़ कर लिया, क्योंकि आप लोग तो कीजिएगा नहीं तो खुद ही कर लेता हूँ मोटिवेट होने के लिए। चलिए यहाँ देखिए, तो z इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो dz/dy इक्वल टू क्या होगा 2y लिख सकते हैं। तो dz इक्वल क्या हो जाएगा 2/dy, राइट। तो बाई dy के लिए क्या लिखिएगा सर, बाई dy के लिए dz/2 लिख दीजिए, राइट। अभी ये नहीं पूछना है सर आपको कैसे पता था कि ये मानना चाहिए, आपको भी पता हो जाएगा जब इंटीग्रेशन आपके टीचर पढ़ाएंगे, ठीक है। dz/2 और इसके बदले क्या लिखेंगे सर, इसके बदले तो z मान लिए थे, तो z के पावर 3/2, राइट। चलिए 2 बाहर लेते हैं। बाकी का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, बट इसका तो पक्का जानते होंगे, x के पावर n का इंटीग्रेशन, राइट। कितना होता है, तो उसी फॉर्मेट में तो ये आ गया। तो सर लिमिट तो बाद में कर लेंगे लिमिट का, पहले इसका इंटीग्रेशन बताइए। कितना हो जाएगा, z का पावर -3/2 + 1, तो -3/2 + 1 मतलब -½ और डिवाइडेड बाय -½ राइट। तो -k λ/2 z के पावर -½ और डिवाइड बाई -½ लिख दें। इस माइनस को बाहर निकाल लेते हैं तो बन जाएगा +½ माइनस वाइज प्लस, और -½ है तो ऊपर जाके 2 कैंसिल हो जाएगा। तो k λ डायरेक्टली इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ और इस माइनस को प्लस कर दे रहा हूँ और डिवाइडेड बाई क्या 1/√z लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब सर आप यहाँ तो इंटीग्रेशन z का हुआ है तो लिमिट भी z का, कोई बात नहीं है। सम टाइम्स अगर लिमिट को आपको चेंज नहीं करने आता है तो एक काम कीजिएगा, जो माने हैं ना फाइनल में वही पुट कर दीजिएगा। z के लिए क्या माने हैं, तो अब z के पहले b² + y² पुट कर सकते हैं। EY इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, k λ 1/√b² + y², राइट। अब एक काम कीजिए, अब लिमिट पुट कीजिए, कहाँ से कहाँ तक बोले तो, जो आपके कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी, बोलना तो कीजिए 0 से इन्फिनिटी, राइट। तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, k λ 0 और बाई के बाद 0 पुट कीजिएगा तब क्या लिखिएगा, कहीं पे कुछ छूट तो नहीं रहा है, ओ सॉरी 1/b रहेगा ना ये। तो कितना हुआ -k λ/v, राइट। हो गया ना। और बाई कंपोनेंट निगेटिव आना भी चाहिए था, बाई कंपोनेंट पॉजिटिव आना चाहिए था या निगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्वाड्रेंट में जा रहा था, 4th क्वाड्रेंट में, राइट। तो वी आर कॉन्सेप्चुअली करेक्ट। इसका मतलब EY इक्वल टू कितना हो गया, EY इक्वल टू हो गया -1 λ/4πε0b, करेक्ट ना स्टूडेंट, यस। यस अपर लिमिट इन्फिनिटी। जब पहला डायग्राम जहाँ पे बनाए हैं वहाँ देखिए, तो फर्स्ट डायग्राम में आपका
जो था थ्रेड वायर वो सेमी इनफाइनाइट था, यहाँ से शुरू हुआ और ऊपर तक गया है, ठीक है, डॉटेड है ना, क्वेश्चन में ही था सेमी इनफाइनाइट। क्या था क्वेश्चन में शुभंकर? सेमी, यस। तो यहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक जा रहे हैं? इसका मतलब फाइनल बाई क्या रहेगा? इनिशियल बाई कहाँ से स्टार्ट किया? ओरिजिन से, राइट। दैट्स वाई 0 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसको हटाएं। बट मैं एक काम कीजिए स्टूडेंट, एक मिनट रुकिएगा प्लीज। इस वैल्यू को कहीं पे कॉर्नर पे करके लिखिएगा तो बाद में इसका एडवांटेज लेंगे, ठीक है। लास्ट में लिखा है ई वाई इक्वल टू माइनस लैम्डा। मैंने यहाँ पे इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो लिखा माइनस लैम्डा के लैम्डा बाई बी, और फिर मैंने के का वैल्यू पुट कर दिया। के का वैल्यू कितना था? माइनस के लैम्डा बाई वी, और के का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का वैल्यू कितना था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो ई वाई कितना नजर आएगा? ई वाई नजर आएगा माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इज इट करेक्ट? यहां तक हो जाएगा तो बोलना है। अब आप ऑब्जर्व करें, EX का वैल्यू कितना था? इसको हटाएं। भाई ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, सो बी केयरफुल, ओके। डेरिवेशन ही आ सकता है, तो डेरिवेशन आएगा तो कर लीजिएगा। अब एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो पक्का इस पे आएगा। और कैसे आएगा उसका मैं डेमो दे दूंगा अभी आज के क्लास में। पहले ये बताइए, जो था मेरा ओरिजिनल प्रॉब्लम इज दिस वन, राइट? और यहाँ पे निकाल रहे थे, इसका कोऑर्डिनेट कितना था? B0। इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्वाड्रेंट में आया है? E इक्वल टू, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EXI प्लस EYJ। इज इट करेक्ट? EX कितना आया है भाई? सर लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, राइट। और EY कितना आया है? माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, राइट। सर एक चीज तो पक्का ऑब्जर्व हो गया, EX का मैग्नीट्यूड इक्वल टू EY का मैग्नीट्यूड, राइट। इसका मतलब सर सेमी इनफाइनाइट के लिए सेम जो भी बोलते रहेंगे यहाँ पे सेट करना है। सेमी इनफाइनाइट विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, उसके लिए उस वायर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और उस वायर के पैरेलल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आज के बाद सेम रहेगा। और वो वैल्यू कितना रहेगा? मैग्नीट्यूड मैं बोल रहा हूँ, करेक्ट ना? यहाँ से तो यही ऑब्जर्व किए, तो ये मैं ऑब्जर्व कर मत जनरलाइज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ के बोल रहे हैं दूसरी जगह मैं अपने बातों से उल्टा हो जाऊंगा। इफ योर वायर इज सेमी इनफाइनाइट एंड यूनिफॉर्मली चार्ज, देन इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब परपेंडिकुलर मतलब वायर का परपेंडिकुलर, एंड पैरेलल कंपोनेंट मतलब पैरेलल टू द वायर का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट। दैट इज व्हाट? लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन बी। इसको रट जाइए, आज के बाद हो पाएगा। चलिए, और ये दोनों का वैल्यू सेम है, मतलब ये तो मेरा बाई कंपोनेंट, और मेरा कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। एक
वेक्टर में पढ़ाए थे, याद है आप लोग को, ई वाई बाई ई एक्स लॉन्ग एगो बिफोर 1 ईयर एग्जैक्टली दिस टाइम। इसलिए इस टाइम हो गया क्योंकि मैं कल ही मैं पढ़ाया हूँ कार्टेशियन सिस्टम, तो मोटा मोटी आपका भी यही टाइम रहा होगा 1 साल पहले। tan थीटा इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स। बट यहाँ पे थीटा कौन सा थीटा था सर? यहाँ का थीटा बड़ा पार्टिकुलर थीटा था। थीटा एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर, राइट? यही तो है, ये है मेरा ई वाई, ये मेरा क्या है ई एक्स, करेक्ट? कितना होगा सर? -1, राइट? तो सर 0 से 360 के बीच में -1 दो जगह आता है, 135 और 315, वही है ना? तो 135 लें या 315 लें? तो सर मेरा वेक्टर है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये लेना पड़ेगा, राइट? तो ये कितना बचेगा सर? 45 डिग्री, करेक्ट? ड्रॉ कीजिए। अब आप कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो यहाँ पे ही घूम गया, ओरिजिन पे जाके घूमना चाहिए था। भाई तो किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करता है, वेक्टर विल नॉट चेंज, राइट? ये मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? हो गया ना? तो थीटा के लिए कितना लिखे हैं इस गिवन डायग्राम के लिए? अकॉर्डिंग टू माय कोऑर्डिनेट सिस्टम 315 डिग्री। तो ये है 315, तो ये कितना रहेगा? 45 डिग्री। हो गया ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा सर? मैग्नीट्यूड तो कार्टेशियन सिस्टम में यही पढ़े हैं, हर्ष राज ज्वाइन किए हुए हैं। थोड़ा नेटवर्क सही रखिएगा। तो √(EX² + EY²), राइट? कितना हो जाएगा? λ/4πε0b√2, राइट? क्या डायरेक्ट लिख दें? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वर्सेज बी का इसका भी ग्राफ तो ऐसे ही चलेगा ना? इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट इज काइंड ऑफ व्हाट? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। किसी को डाउट? मैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैं मैग्नीट्यूड का ग्राफ बताया हूं। आई एम नॉट टेलिंग दैट कि दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज। जस्ट दिस इज द ग्राफ फॉर व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेज डिस्टेंस, राइट? और डिस्टेंस टेकन फ्रॉम ओरिजिन, राइट? इज इट कंपल्सरी कि बी का वैल्यू फिक्स रहेगा? बी को तो कम ज़्यादा कर सकते हैं ना? चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b1 है। क्या है? b1। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b2 है। इस पॉइंट का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? यहाँ का डिस्टेंस b3 है। अच्छा स्टूडेंट ये बताइए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्वाड्रेंट में रहेगा सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, बट इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? इस लाइन के साथ नहीं, ऐसे घूम कर ना, मैं डायरेक्ट इस लाइन के साथ बोल रहा हूं। 45 नहीं, ऐसे घूम कर 315, तो ये 45, राइट? वेरी गुड। इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना एंगल बनाएगा सर? 45 ही बनाना पड़ेगा, राइट? देन व्हाट इज द डिफरेंस सर? यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम रहेगा, डिफरेंस इज दैट
राइट। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई, छोटा काम नहीं कर रहे हैं। ये भी 45 ही रहेगा यहाँ पे सर, 45 ही रहेगा राइट। यहाँ पे समझ रहे हैं शुभांकर, ये भी कितना रहेगा 45 रहेगा। तो नहीं लेता है कि ये 45 बनाते रहेगा, बस लेंथ ऑफ एरो छोटा होता जाएगा बिकॉज मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। समझ गए। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया वो क्या ड्रॉ किया सर, दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड राइट। दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन से, हर जगह पे या इस लाइन पे, ओरिजिन से पास करते हुए इस लाइन पे राइट। ये भी अगर हो सकता था शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, करेक्ट ना। यस सर। इसको हटाएं। अच्छा बताइए स्टूडेंट की इज इट कंपलसरी कि मेरा जो सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज रहेगा ऑलवेज ऐसे रहेगा, ऐसे भी तो हो सकता है। अब तब यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस है ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तब अगर इस पॉइंट पे पूछेंगे, इस पॉइंट पे किस क्वाड्रेंट में जाएगा, वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा राइट। लेकिन अगर ए निगेटिव रहता तब किस क्वाड्रेंट में जाता, तो सर सब कुछ सेम ही रहता, ऐसे लिख देते राइट। तब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता, फर्स्ट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसलिए मैं वहाँ पे जो लिखवाया था कि वहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो वो उस डायग्राम के लिए वैलिड था। अब होगा कि कोई स्टूडेंट्स इसको रट जाएंगे कि राकेश सर तो बोला था कि अच्छे सेमी फाइनल के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट, भाई ये डायग्राम ऐसा था इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट, डायग्राम ऐसा रहेगा तब किस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट राइट। बाकी सब कुछ डिट्टो सम रहेगा। अब इसका ई परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट, सर अब इसका ई परपेंडिकुलर रहेगा ई वाई, इज इट करेक्ट। और ई पैरेलल क्या रहेगा सर, एक्स कंपोनेंट राइट। बट सबसे बढ़िया बात है कि ई परपेंडिकुलर सेमी इनफाइनाइट के लिए ई परपेंडिकुलर और ई, सब लोग ध्यान से सुनते रहिए, दोनों का वैल्यू सेम है राइट। तो नहीं लगता कि सर इसका बढ़िया रहेगा कि हम लोग परपेंडिकुलर और पैरेलल करके इसको मैग्नीट्यूड याद रखें, बाकी हम लोग साइन खुद से डिसाइड कर लेंगे। तो अब बताइए, अब यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आपको नहीं पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट निगेटिव और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव। तो कितना लाइफ आसान कर दिया आपका सर। अब यहाँ पे ई एक्स लिखिए माइनस लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन बी राइट, और वाई कंपोनेंट आप लोग समझ रहे हैं या मैं ही समझ रहा हूं। इसका मतलब सेमी इनफाइनाइट आप किसी भी तरीके से दिया रहेगा और कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप मान लिए तो क्या कम पैरेलल और परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। अब मैग्नीट्यूड पता रहेगा बट उसको ई एक्स और ई वाई करके साइन दे पाएंगे। वेरी गुड। मतलब इस बात के लिए अब मैं आपकी तरफ से कॉन्फिडेंट रहूं कि ऐसा रहेगा, कोई भी घुमाने की कोशिश करेगा तब भी आप लोग नहीं घूम पाइएगा। सर चार्ज ऐसे रख दीजिए, ऐसा रख दीजिए, या नीचे रख दीजिए, या इधर रख दीजिए, और उसके बाद कहाँ, अब इसी के वजह से बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी की वजह से यहाँ पे पूछते तब क्या करते, इसकी वजह से यहाँ पे तब, तो सर वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा राइट। इसके वजह से यहाँ पे पूछेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो बाकी तो सब कुछ डिटो सेम रहेगा कि सर 45 होता रहेगा। बट अब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव और वाई कंपोनेंट भी निगेटिव, इस क्वाड्रेंट में अगर इस लाइन पे कहीं पे पूछते राइट, समथिंग लाइक दिस, ये पॉइंट P1 बोलिए, ये पॉइंट P2, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P2 पूछते, पॉइंट P2 पे, तब सर ई एक्स मेरा निगेटिव रहता और ई वाई भी मेरा निगेटिव रहता, करेक्ट, बिकॉज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, करेक्ट ना। तो याद
याद क्या रखना है, तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, याद ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का मैग्नीट्यूड याद रखिए। अब बाकी साइन हम लोग उसी ऑन द स्पॉट दे देंगे कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा उस कंपोनेंट का, एक्स कंपोनेंट का या बाई कंपोनेंट का, राइट। हो गया ना। हो गया। ये जो जिसमें से फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें एक टाइम पे ऐसा है जिसमें एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो बहुत दूर जाते हाँ, जब इनफाइनाइट रहेगा तो सिर्फ ई एक्स का नहीं, ई वाई भी 0 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ही 0 हो जाएगा। यस सर। और जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 हो गया तो उसका एक्स कंपोनेंट या कोई भी कंपोनेंट का फिर वैल्यू क्या रहेगा, 0 रहेगा। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाए, नेट मैग्नीट्यूड 0 तो उसका हर कंपोनेंट का वैल्यू क्या रहेगा, 0 ही तो रहेगा। यस सर। तो एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस व्हेन बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी उसका ई एक्स भी 0 ई वाई भी 0, क्योंकि नीचे तो ई एक्स और ई वाई में बी तो है ना। यस सर। अब देखिए सेमी इनफाइनाइट, पहले पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे स्टूडेंट, क्या याद है, डायरेक्ट इनफाइनाइट, राइट। यस सर। यस, सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है, देखिए अगर प्रैक्टिकली सोचिएगा, जिसका एक किनारा नज़र आए दूसरा किनारा नज़र नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट का स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा, जहाँ से आपको किनारा नज़र आ रहा है, राइट। जैसे यहाँ से ऊपर का बात करेंगे तो यहाँ से ऊपर तक सेमी इनफाइनाइट और यहाँ से नीचे तक सेमी इनफाइनाइट, बट सेमी इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट बिकम्स इनफाइनाइट, राइट। तो सर अगर आप पहले सेमी इनफाइनाइट पढ़ा देते तो हम लोग इनफाइनाइट का खुद निकाल लेते। वी आर वेरी वाइज पीपल। इसको ऐसे कर लेते, ये है सेक्शन 1 और ये है सेक्शन 2, राइट, करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बी और 0 है तो सेक्शन 1 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते, E1, I1 के लिए क्या लिखिएगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। E1 की वजह से देखिए तो मैंने सही लिखा, इस सेक्शन की वजह से 1 की वजह से ये वाला सेमी इनफाइनाइट, और E2 इस वाला सेमी इनफाइनाइट की वजह से अगर यहाँ पे लिखते तब क्या लिखते हैं, दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा सर, राइट। और फिर नेट के लिए दोनों का अगर डायरेक्ट तो इन दोनों को जोड़ दें तो नहीं लेता है इनफाइनाइट, पिछले क्लास का प्रॉब्लम। तो E1 प्लस E2 कर देते और दोनों अगर जोड़ दीजिएगा तो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, ये और एक कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब बचेगा क्या सर, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इंटू आई, इज इट करेक्ट। चलिए तो हम लोग इनफाइनाइट का भी याद रखेंगे और सेमी इनफाइनाइट का भी, पर सेमी इनफाइनाइट का एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट करके याद रखना है या परपेंडिकुलर पैरेलल करके, कौन सा बेटर रहेगा आपके लिए, परपेंडिकुलर और पैरेलल करके याद रखिए और उसके बाद लिखिए आप बाकी अप्लाई और कॉमन सेंस कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, राइट। ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्चुअल में शॉर्ट नोट्स बोलते हैं ना कि शॉर्ट नोट्स, तो क्या लगता है शॉर्ट नोट्स में एकदम स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाए, वैसा लिखिए जो आपको याद रहेगा, वैसा मत लिखिए जो जिसकी वजह से दूसरा याद रखे, दूसरा को थोड़े पढ़ना है आपका शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट आपका, शॉर्ट नोट्स आपका है, आप कैसे उसको तरीके से लिख कर याद रख पाते हैं, राइट। यहाँ तक हो गया। चलिए अब
एक काम कीजिए, इसी प्रॉब्लम के लिए जो डेरिवेशन आज के क्लास में कर रहे थे, यहाँ देखिए तो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो डेरिवेशन कर रहे थे EX का कितना आया था जरा बता सकते हैं? के लैम्डा बाई बी साइन थीटा था, θ1 से θ2, राइट? अब बोले थे कि इसको बॉक्स में कर लीजिए, इसका एडवांटेज लेंगे, राइट? करेक्ट, θ1 से θ2। और EY के लिए कुछ आया था, मैं बोला था थोड़ा रुकिएगा, एक बॉक्स बनाए थे, के लैम्डा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर, नहीं आप बोले थे बाई 1 से बाई 2 कीजिएगा, राइट? ठीक है, तो के लैम्डा और कुछ था क्या, या इतना ही था? इतना ही था, नहीं वो तो 0 से इन्फिनिटी था, अब इसको जनरलाइज कर रहे हैं, कुछ सोच कर इसको जनरलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, रुकिए। कोई प्रॉब्लम? देखिए तो एक ही बात है ना, के लैम्डा बाई बी, यहाँ पे बी कर दिया, यहाँ पे बी कर दिया। आपका लाइफ आसान करने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, घबराइए मत। कॉस्ट एक बड़ी बढ़िया फॉर्मूला देने की कोशिश करें। कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, राइट? तो EY इक्वल टू क्या ऐसे लिख सकते हैं, के लैम्डा बाई बी कॉस थीटा, करेक्ट? जैसे यहाँ पे EX इक्वल टू लिखा है के लैम्डा बाई बी साइन थीटा, θ1 से θ2, तो वैसे ही EY इक्वल टू के लैम्डा बाई बी कॉस थीटा और θ1 से θ2। एग्री? बट इट इज़ वेरी, सब लोग के लिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा अल्जेब्रिकली, राइट? पुट द वैल्यू ऑफ थीटा व्हाट? अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली का मतलब समझते हैं सर? ऐसा रहेगा, यहाँ देखिए इज इट, अब यहाँ पे इसको जनरलाइज कर रहे हैं, सब लोग देखिएगा। इज इट कंपल्सरी कि ऑल द टाइम आपका वायर सेमी इनफाइनाइट और इनफाइनाइट रहेगा? इट इज़ नॉट कंपल्सरी, फाइनाइट भी तो हो सकता है, आपका वायर फाइनाइट भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, राइट? और फाइनाइट रहेगा तो इज इट कंपल्सरी कि आपका सिमेट्रिकल एकदम बिल्कुल बीचों बीच पूछा जाएगा? हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L1 हो और ऊपर का लेंथ L2 हो, तो क्या थीटा सिमेट्रिकल रहेगा? अब बोला कीजिए फटाफट, ये सिमेट्रिकल रहेगा नहीं रहेगा? तो ए θ1 से θ2, बट यहाँ जो θ1 रहेगा, अगर इसका वैल्यू 30 डिग्री है तो θ1 के लिए 30 पुट करेंगे या -30 पुट करेंगे? यहाँ ए निगेटिव तो ए पॉजिटिव, राइट? ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे θ1 θ2 और व्हाट, पुट द वैल्यू अलजेब्रिकली, करेक्ट? उससे बहुत फायदा रहेगा, इस तरीके से देख लीजिएगा, करेक्ट ना? इसका मतलब यहाँ पे अगर ये मान लीजिए 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो क्या पुट करेंगे, 30 से 45 या -30 से 45? -30 से 45 सबके लिए। तो सर
तो सर ई वाई के लिए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कॉस थीटा है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यही बोलना चाह रहे थे राइट। कोई बात नहीं है, बट बेटर है कि क्या ऐसे लिख कर चीज़ों को समझ के यहाँ पे दिमाग में रखना क्या गलत है। अरे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बी केयरफुल अबाउट थीटा 1 थीटा 2, लिख लीजिए बी केयरफुल अबाउट थीटा 1 थीटा 2। ये नहीं लगता कि ए परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है? कौन सा कंपोनेंट है? परपेंडिकुलर, राइट। कितना? के लैम्डा बाई वी, करेक्ट। साइन थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, राइट। और ये लिख ली ना बी केयरफुल अबाउट थीटा 1 थीटा 2। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लेना हो तो पूरे का मॉडुलस लेना पड़ेगा। बट फिर भी यहाँ पे लिमिट पुट करने के टाइम पे थीटा 1 थीटा 2 के लिए हम लोग केयरफुल रहेंगे। ये सबको लिए बोल रहा हूँ स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मज़ा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। और ई पैरेलल के लिए के लैम्डा बाई वी कॉस थीटा, इस फॉर्मेट में याद रखें। तो सर ये जो आप कर रहे हैं ये पहले ही बता देते तो हम लोग का लाइफ और भी आसान हो जाता। अब देखिए इस फार्मूला का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो ये फार्मूला सबके लिए वैलिड हो जाएगा। ये फार्मूला सबके लिए वैलिड हो जाएगा। किसके लिए? अगर यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, अगर मेरा इनफाइनाइट रहता, इनफाइनाइट, तब थीटा उनके लिए क्या लिखते हैं? माइनस पाई बाई 2, और इसके लिए क्या लिखते हैं? प्लस पाई बाई 2, राइट। वैल्यू आ जाता वैल्यू। और यहाँ पे भी क्या लिखते हैं? माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये वैल्यू 0 हो जाता। अगर सेमी इनफाइनाइट रहता, कितना? सेमी इनफाइनाइट, देन 0 से पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे 0 से पाई बाई 2, राइट। और इसका मैंने मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस क्यों? मतलब मैग्नीट्यूड बजा। बाकी हम लोग सर साइन डिसाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, राइट। हम लोग को मैग्नीट्यूड बस याद रखना है, करेक्ट ना। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस फॉर्मेट में भी फार्मूला याद रखिए। अब इसी फार्मूला को देखिए, अब बच्चे क्या होता है, जैसे सहवाल क्वेश्चन बैंक पढ़ना शुरू करेंगे, सहवाल ज्वाइन किए हुए हैं, तो अब उनको यही फार्मूला ऐसे मिल जाएगा। बोलेंगे सर इसमें तो फार्मूला ये था, ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के लैम्डा बाई बी साइन थीटा। तो भाई इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं ना। ये थीटा 1 अगर निगेटिव है तो, और अगर जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या नजर आएगा? के लैम्डा बाई बी साइन थीटा 2 और माइनस साइन माइनस थीटा 1, राइट। और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तब उनको फार्मूला नजर आएगा के लैम्डा बाई बी साइन थीटा 1 और प्लस साइन थीटा 2, राइट। बट होता क्या है ना कि जो कहीं पे पैकेज लिखा रहता है तो वो लोग बोलना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा फार्मूला है तो उन लोग को बोलना पड़ेगा थीटा 1 थीटा 2 यहाँ पे जो है वो मेरा मैग्नीट्यूड है, राइट। इसलिए बेटर है कि इस तरीके से कंफ्यूज हो या इस फॉर्मेट में याद कर लें जो ज़्यादा जनरलाइज है, ठीक है ना। जब मैं आपकी जगह पर रहता तो इस फॉर्मेट के जगह पे इस फॉर्मेट को ज़्यादा पसंद करता। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है। हाँ, अब किसी एक को निगेटिव लो तो दूसरे को पॉजिटिव लो, लेकिन यहाँ देखिए वैसे पूछने वाला अगर इसी में अगर एडवांस का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेगा तो दे आर वेरी क्लेवर पीपल, राइट। एकदम फाइनाइट लेंथ है, यहाँ पे नहीं पूछे हैं। वायर यहाँ से शुरू हुआ, ए से बी तक गया, ठीक है। अब बिल्कुल फाइनाइट वायर है जिसका लेंथ एल है, राइट। आई इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे पूछ रहे हैं? यहाँ पे पूछ रहे हैं। कहाँ पे? इस पी पॉइंट पे।
सब लोग समझ पा रहे हैं? Yes, sir. वायर ऐसा है, एक नया डायग्राम, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछा जा रहा है इस पी पॉइंट पे। तो सर इस केस में कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए, जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा तो हम लोग इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, करेक्ट? Yes, sir. और तब इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो सर आपने ऐसा काम क्यों किया? तो स्टूडेंट मैंने काम किया रेफरेंस लाइन बनाने के लिए, राइट? अब मेरा यहाँ पे जो रहेगा θ1 से θ2 रहेगा, ये करेक्ट? और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में भी लेकर आऊँगा, इसलिए यहाँ पे फैमिलियर हो जाइए। ये 2-3 बार आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा 2 बार कम से कम, राइट? Yes, sir. तो इस केस में आपका θ1 θ2 निगेटिव या पॉजिटिव? यहाँ पे बोथ आर पॉजिटिव, राइट? Yes, sir. दैट्स वाई मैं बार बार सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे θ1 θ2 को अलजेब्रिकली मानिएगा। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके ऊपर वायर है और फाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर नहीं है, करेक्ट? Yes, sir. तो यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला जो कुछ दूसरे कोचिंग का पैकेज में लिखा रहता है ना, वो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं रिजल्ट देगा। लेकिन ये अगर याद रखिएगा, तब यहाँ पे क्या रहेगा θ1 θ2, अगर ये 30 डिग्री या 45 डिग्री, तब क्या पुट कीजिएगा 30 से 45, नॉट -30, राइट? Yes, sir. बोल लेंगे ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या है कितना बड़ा रिजल्ट दे रहे हैं। समझ गए? तो बड़ा काम का फार्मूला दिया हूँ, और यहाँ से पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों निकल जाएगा। Yes, sir. और ऐसा ही मैं मैग्नेटिक फील्ड में भी लेकर आऊँगा, करेक्ट? Yes, sir. तो चलिए, अब इतना मेहनत किए हैं तो इसका थोड़ा एडवांटेज तो बनता है। एक काम कीजिए, पेज नंबर HC वर्मा का 117, पेज HC भी है आप लोग के पास? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 1 एकदम लेकर बैठिएगा, रुकने का बात ही नहीं है। 117, क्वेश्चन नंबर 117 का क्वेश्चन नंबर 12। और जो आज पढ़ाया हूँ उसका एडवांटेज लीजिए और बताइए। इनका सॉल्यूशन नहीं देखना है, जो हम लोग आज सीखे हैं वो करेंगे, ठीक है? Yes, sir. डायरेक्ट अब फार्मूला लगाना है और जितना शॉर्टकट कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे या मैं सॉल्व करूं?
एक ट्रिक दे रहे हैं, डोंट बदर अबाउट कि सर किधर पॉजिटिव है किधर निगेटिव है, ठीक है। क्योंकि लास्टली तो मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, राइट। हो गया ना। ए वाला जो फार्मूला दिया साइन थीटा के टाइम में कुछ काम किया यहाँ पे, लाइफ आसान हो गया, नहीं तो सॉल्यूशन में ये इंटीग्रेशन करते रहते। चलिए यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोर्ड में आ सकता है स्टूडेंट लोग। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, द लेंथ ऑफ द रॉड इज L, द चार्ज ऑन इट Q एंड डिस्टेंस P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड इज A। ओके, यहाँ पे निकालना है नहीं। चलिए यहाँ देखिए तो हम लोग एंगल कौन सा पकड़ते थे, ये एंगल लेते थे, राइट, दिस वन ना। तो मान लेते हैं कि इस एंगल को अगर थीटा बोल रहे हैं तो इसको माइनस थीटा बोलेंगे, करेक्ट, बिल्कुल, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था बोल सकते हैं आप लोग, केम लैम्डा बाई बी का काम यहाँ पे ए कर रहा है, एग्री। साइन थीटा और कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा से प्लस थीटा, राइट। यहाँ पे थीटा इज द मैग्नीट्यूड, तभी तो मैं माइनस लगाया, थीटा मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा माइनस साइन माइनस थीटा। आप लोग भी यही काम किए हैं, देखिए तो के लैम्डा बाई ए क्या 2 साइन थीटा लिखते हैं, और साइन थीटा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना, L/2 ना, और हाइपोटेन्यूज कितना, L/2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज इट करेक्ट। तो ई परपेंडिकुलर हो जाएगा के लैम्डा बाई ए 2 L/2 डिवाइड बाई रूट ओवर L/2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। अब इस 2 से इस 2 को कैंसिल करना चाहेंगे तो कैंसिल कर लीजिए। अब के का वैल्यू और लैम्डा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा का वैल्यू क्या रहेगा सर, Q/L, राइट, टोटल चार्ज बाई टोटल लेंथ, एंड L बाई रूट ओवर L/2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इज इट करेक्ट। L से L कैंसिल हो जाएगा। ये आपने ई परपेंडिकुलर निकाला हो क्या स्टूडेंट, और ई पैरेलल कितना हो जाएगा सर, ई पैरेलल का मतलब हो गया के लैम्डा बाई ए, बोलिए कॉस थीटा, राइट, माइनस थीटा से थीटा नहीं लगता, 0 हो जाएगा। थोड़ा बोलिए भाई टाइम निकाल कर। तो ई पैरेलल 0 हो गया, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यहाँ पे ई परपेंडिकुलर, अगर इसको एक्स एक्सिस मानते हैं स्टूडेंट, तो ये मेरा तो वाई एक्सिस रहेगा ना। तो ई परपेंडिकुलर का मतलब ई वाई, राइट। यहाँ पे मेरा ई परपेंडिकुलर मीन क्या कर रहा था, ई वाई को मीन कर रहा था।
तो ई इक्वल टू यही लिखेंगे ना, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। इस केस में आपका ई एक्स कितना आया है 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा सर, ई वाई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, राइट। ये है ही नहीं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मतलब जो ई वाई का मैग्नीट्यूड, आई वाई का मैग्नीट्यूड मतलब ई परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड, और ई परपेंडिकुलर तो ए है, तो इसका मॉडुलस लगा दीजिए। यहाँ पे तो मॉडुलस लगाने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब यहाँ से क्या ए वैल्यू निकाल लेंगे एलसीएम वगैरह लेकर, यही आंसर रहेगा, देख लीजिए। तो नहीं लगता कि फार्मूला जो हम लोग सीखे हैं उसका बहुत बड़ा लाभ मिल गया, अदरवाइज इंटीग्रेशन करते रह जाते। जेई मेन में गॉस लॉ से तो पक्का ही नहीं बनेगा, और फार्मूला रेडी में इतना जो मेहनत की है उसका एडवांटेज जेई मेन या नीट में ले लेंगे, इसलिए इस फार्मूला के फॉर्मेट को याद रखना है, करेक्ट। जो काम 10 मिनट में होगा वो काम 1 मिनट में करके आगे बढ़ जाइएगा। इज टू ओनली फॉर सिमेट्रिकल सिचुएशन, अनसिमेट्रिकल रहेगा तब भी तो बन जाएगा θ1 से θ2, बट बी केयरफुल अबाउट द साइन ऑफ द थीटा, राइट। अब वहाँ पे आपको एक डाउट रहेगा कि सर इधर वाले को पॉजिटिव लें या इधर वाले को, तो भाई उससे मैं आपको फ्री कर रहा हूँ, किसी तरफ वाला को पॉजिटिव ले जाएगा तो दूसरे तरफ वाला निगेटिव बन जाएगा, क्योंकि लास्टली तो मुझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए, राइट। हो गया ना, यस। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया ना। उसके बाद मैंने ई पैरेलल निकाला, ई पैरेलल के लिए फिर से ए फार्मूला तो नहीं लगता ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, तो अपर लिमिट पुट कीजिए कॉस थीटा, ये लिखिएगा ना के लैम्डा बाई ए, आप खुद आगे बढ़िए, माइनस कॉस माइनस थीटा, राइट। और कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, राइट। तो नहीं था कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0 हो जाएगा, तो ए वाला ए वैल्यू 0 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए इस वायर के परपेंडिकुलर तो बाई एक्सिस है, अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम करते हैं तो, और इस वायर के पैरेलल एक्स एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या मीन कर रहा था, परपेंडिकुलर यहाँ पे ई वाई मीन कर रहा था, राइट। और ई पैरेलल क्या मीन कर रहा था सवाल, सर ई एक्स, राइट। तो यहाँ पे ई पैरेलल 0 है ना, ई पैरेलल तो नहीं लगता कि ई पैरेलल यहाँ पे मेरा ई वाई पॉजिटिव रहेगा, ये तो सामने दिख रहा है। तो अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई एक्स आई प्लस ई वाई जे, और ई एक्स 0 है, ई एक्स क्या है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो ई वाई का मैग्नीट्यूड रहेगा वही तो रहेगा, और ई वाई का मतलब ई परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड, ई परपेंडिकुलर मतलब दिस वन, राइट। दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब मैं थोड़ा सा बनाऊंगा तो मतलब ऐसे लिखूंगा कि मैं कुछ भी छूटे नहीं, एकदम सिस्टमैटिक सॉल्यूशन लगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लाइन चार्ज का तो पक्का आप लोग सीख लिए। लाइन चार्ज में सिर्फ किसका सीखे सर, अभी इनफाइनाइट सिचुएशन का सीख लिए, फाइनाइट वायर हो या इनफाइनाइट वायर हो या सेमी इनफाइनाइट, ये फार्मूला में सब आ जाएगा, राइट। कितना भी वेरी करेंगे नहीं, तो दिस वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज, इज इट करेक्ट। चलिए हो गया ना। ये भी प्रॉब्लम टाइप थ्योरी है, मतलब एक स्टैंडर्ड चीज़ हो सकता है, ठीक है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इस रॉड का लेंथ L है, ठीक है। इस रॉड के अलोंग सेम लाइन पे, इसी लाइन पे
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P और ए डिस्टेंस ए है। ए डिस्टेंस पूरा रॉड का लेंथ कितना है ए। हम लोग कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एंड P द पॉइंट along the same line which is along, जहाँ पे आपका रॉड है इस रॉड के लाइन के आगे या पीछे सेम लाइन पे, राइट, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सॉल्व इट, ट्राई करेंगे, इसको प्रॉब्लम मान के ट्राई कीजिए। हेलो, KQ into A plus L divided by A square. कितना है? KQ into A plus L divided by A square. ऐसा कुछ नहीं। KQ into A plus L divided by A square L. ये सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? बाकी लोग तो सॉल्व हुआ? करेक्ट, कुछ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक मान लेते हैं। हेलो एवरीवन, लैम्डा क्या हो जाएगा सर? लैम्डा तो Q बाई एल रहेगा, मतलब ये लैम्डा, करेक्ट। तो सॉल्व करने के लिए एक क्या पॉइंट चार्ज है या कंटिन्यूअस चार्ज है? कंटिन्यूअस चार्ज। तो एक काम करते हैं, x पे एक dx एलिमेंट लेते हैं, राइट।
और इस डी एक्स एलिमेंट में कितना चार्ज रहेगा, तो सर लैम्डा इंटू डी एक्स का मॉडुलस, बट यहाँ पे मेरा डी एक्स पॉजिटिव है, इज इट करेक्ट। यस सर। और इसके वजह से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन तो ऑटोमेटिक हम लोग को पता है, नहीं होता है डायरेक्शन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे डायरेक्शन सामने दिख रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट। यस सर। तो क्या डी ई इक्वल टू लिख सकते हैं डी क्यू बाई के डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस आई, फास्ट होने के लिए। यस सर। और आर का काम यहाँ पे कौन करेगा, आर इक्वल टू हाउ मच, एल माइनस एक्स प्लस ए। कितना, एल माइनस एक्स प्लस ए। सर एल प्लस ए बिल्कुल क्लियर है, एल प्लस ए माइनस एक्स, राइट। देख तो सही है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई एक्स, तो डी ई इक्वल टू के डी क्यू के बदले लैम्डा डी एक्स, और नीचे क्या लिखेंगे एल प्लस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर आई, इज इट करेक्ट, हो गया ना। यस सर। तो डी ई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई को छोड़कर बाद में के और लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे, डी एक्स वाई लोकेस ज्वाइन किए हुए हैं दिस वन। तो सर ई एक्स के लिए बस अब इंटीग्रेशन कर दें, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कौन बाहर आ जाएगा, के और लैम्डा बाहर आ जाएगा, यस सर। डी एक्स वाई एल प्लस ए माइनस एक्स का स्क्वायर। एल प्लस ए को क्या एल प्लस ए को केवल मान लें, थोड़ा बढ़िया दिखने में लगेगा, बाद में के1 के बाद एल प्लस ए पुट कर देंगे, यस सर। इंटीग्रेशन करेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा, के लैम्डा डी एक्स के1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं यहाँ तक आइए। ये इंटीग्रेशन भी आपको मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, करेक्ट हो जाएगा तो बोलिएगा। दिस इज द ओरिएंटेशन ऑफ एनसीईआरटी। सारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में काम हो जाएगा तब इंटीग्रेशन आएगा लास्ट में, नहीं बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटीग्रेशन का सर मैक्सिमम यूज कर लेंगे, बाद में इंटीग्रेशन आएगा 12th में सबसे लास्ट में कैलकुलस में, राइट। क्या बाई इक्वल टू के1 माइनस एक्स मान लें इंटीग्रेशन सिर्फ करने के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका तो 0 हो जाएगा, ऐसा क्या लिखिएगा 1, तो डी वाई इक्वल टू वाट माइनस डी एक्स, करेक्ट। तो डी एक्स का मतलब माइनस डी वाई पुट कर दें, तो ई एक्स इक्वल टू माइनस इक्वल टू के लैम्डा माइनस डी वाई, ऐसा क्या लिखेगा बाई स्क्वायर ना। यस सर। अब इसका तो इंटीग्रेशन पक्का आपसे हो जाएगा, यस सर। 1 बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेट इट -1 बाई, अब माइनस ये भी तो है, खत्म होकर प्लस हो जाएगा, यस सर। समझ रहे हैं स्टूडेंट। 1 बाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई, और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा 1 बाई वाई, राइट। और लिमिट लेने से पहले बाई का जो माने थे वो पुट कर देंगे। बाई के लिए क्या माने थे के1 माइनस एक्स, यस सर। और के1 क्या माने थे एल प्लस ए। एल प्लस ए,
तो क्या है, इसको लिख दें के लैम्डा 1/l प्लस ए माइनस एक्स, करेक्ट। अब लिमिट किसका लेंगे, एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से r। 0 to l, जहाँ आप जो निकाल रहे थे आप तो इसी के बदले ले रहे थे ना, यहाँ से यहाँ तक डी क्यू का बदले इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे। आप 0 से l प्लस 1 तक ले सकते हैं क्या लिमिट, यहाँ के बाद चार्ज है क्या, आप ये जो मान रहे थे एक्स किसके बदले, डी एक्स किसके बदले लिए थे, चार्ज के बदले लिए थे, राइट। उसी का तो इंटीग्रेशन का लिमिट किसको देख के लेते हैं, एक्स को देख के या डी एक्स को देख के, और डी एक्स किसके बदले, डी क्यू के लिए लिए थे, राइट। दैट्स व्हाट द लिमिट, दैट्स व्हाई व्हाट इज द लिमिट ऑफ एक्स, 0 से एल। पुट कर दीजिए, कितना होगा, सर के लैम्डा बोलते ही नहीं ना है, पुट कीजिए भाई, 1/a माइनस एल प्लस ए, राइट। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना होगा, ए इंटू एल प्लस ए, उसके बाद वेरी गुड, दिस इज आंसर, राइट। बहुत टफ था, बट नहीं लगता कि सर ये तो पक्का ऑब्जेक्टिव एकदम डिजर्व करता है जेईई का। पॉइंट अभी भी पॉइंट चार्ज पे ही रुके हुए हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज पहले मानते हैं फिर निकालते हैं, राइट। तो सर पॉइंट चार्ज तो मेन था, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफाइनिंग फार्मूला कहाँ से आया है, पॉइंट चार्ज से, राइट। क्यों, क्योंकि कूलम्ब लॉ भी तो पॉइंट चार्ज के लिए ही पढ़े थे। ये दूसरी बात है, कंटिन्यूअस चार्ज का भी हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है, करेक्ट। सबको समझ में आ गया है स्टूडेंट, हाँ। लैम्डा के बदले बाद में पुट कर दीजिएगा, और लैम्डा और अगर क्यू नहीं दिया रहेगा तो सिर्फ लैम्डा के टर्म में काम कर लेंगे, राइट। मतलब थीम यही है मेन इसमें कमाल, सर इंटीग्रेशन आना चाहिए, राइट। इलेक्ट्रोस्टेट में और रेस्ट एंड मोशन में इंटीग्रेशन आना चाहिए, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, और लिमिट लेने आना चाहिए, करेक्ट। और लिमिट किसके बदले ले रहे हैं, तो डी एक्स के जो लेते हैं, डी एक्स उसी को देखकर लिमिट लेते हैं, राइट। तो सर इतना इंटीग्रेशन आएगा, बिल्कुल मत घबराइए, पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं पाता है, और 2-4 को फॉर्मेट है इंटीग्रेशन का, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। मेडिकल वालों के लिए कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ, घबराइए मत, थोड़ा बहुत 1-2 क्लास तक और इंटीग्रेशन टफ वाला आएगा, थोड़ा बहुत टफ, उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। स्पेशली इसके लिए एक पेरेंट्स कॉल किए भाई, मतलब बोले सर फिजिक्स का क्लास है और उसमें आप मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। मैं बोला कि कोई बात नहीं मैम, सच में, मतलब अभी तो हम लोग भी डर जाते हैं ना, कोरोना का टाइम है, एक बच्चा भाग जाएगा, तो मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा अच्छे से समझाना पड़ता है कि मैं बोला कि नहीं, मैथमेटिकल टूल वगैरह तो एकदम बिल्कुल नहीं, ये 12th नहीं 11th का बच्चों को बोल रहा हूँ, 10 से 11th पे आ रहे तो बहुत बड़ा गैप होता है ना, इतना सारा क्लास अचानक से मिल गया। तो मैं बोला कि आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बस पढ़ने दीजिए उनको, बाद में उनका लाभ मिलेगा, फिर वो भर भर के ब्लेसिंग हम लोग को देंगे कि नहीं बहुत बड़ा काम किए सर, नहीं है। चीज़ें इनिशियल में थोड़ा टफ रहता है, बट बाद में उसका बहुत लाभ मिलता है। देखते हैं पहला क्लास में स्लोप कैसे आप लोग समझा रहे थे, बट उसका एडवांटेज कितना मिला बाद में।
बहुत अभी तक मिल रहा है। चलिए, ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेगा, ठीक है। लिखिए, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू uniformly charged arc whose radius is capital R। ये क्या है? बोलिए सर, ये आर्क है। आर्क समझते हैं ना, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट। अब यहां देखिए, और एवरीवन, आर्क कैसा कॉन्सेप्ट, 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल? सर्कल तो 2 डायमेंशनल, तो आर्क भी तो 2 डायमेंशनल ही रहेगा, राइट। और ये मेरा क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज, राइट। इसका मतलब, और ये आर्क का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द लाइन, लेंथ, राइट। और यहाँ पे मैं जानबूझ कर यूनिफॉर्म मान रहा हूँ, बट बनाने का तरीका सेम रहेगा, बट इट इज़ कंपलसरी कि लैम्डा यूनिफॉर्म रहेगा। हो सकता है कि ऐसे दे दें, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। देखिए कितना बढ़िया कमाल का चीज़ करते हैं। 1 मिनट रुकिए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये ईरोडोप का तरीका है, ध्यान समझिएगा। ये सर्कल है, ठीक है, और क्या लिख दिए, यहाँ से थीटा लेना है। कहाँ से? यहाँ से थीटा। और क्या लिखे हैं, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, राइट। और भैया लैम्डा नॉट, इसको, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, जस्ट आपको मैं एक डेमो दे रहा हूँ कि मैं एक बार क्यों ऐसा बोलता हूँ। तो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, और थीटा यहाँ से लेना है और यहाँ से पूरा घूमना है, ऐसे ये बोला रहेगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा सर? यहाँ जैसे से जो कॉस थीटा का साइन रहेगा वही तो लैम्डा का साइन हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा नॉट मैंने पॉजिटिव बोल दिया। तो आपको लगता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जाते जाते पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं मैंने क्या बोला? और उसके बाद 90 से 180 के बीच में यहाँ से निगेटिव कहानी शुरू होगा, राइट। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। और फिर कम होते होते, और फिर यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ रहेगा, यहाँ। और यहाँ पे पॉजिटिव सबसे कम रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, राइट। तो ये है तरीका ऑफ ईरोडोप। अब वहाँ पे आपको, यहाँ पे लैम्डा इन्फॉर्म है तो नॉन इन्फॉर्म रहेगा, तो इन्फॉर्म रहे या नॉन इन्फॉर्म, बनाने का तरीका तो चेंज नहीं होगा। चलिए, अब ये शुभांकर बताएंगे। थीटा, यहाँ देखिए थीटा क्या हो सकता है सर? थीटा तो अब जनरलाइज हो गया ना, थीटा तो कुछ भी ले लेंगे। एक बार फार्मूला इसका मिल जाए तो थीटा कुछ भी ले लेंगे, राइट। 90 ले लेंगे तो सर 1/4 सर्कल, करेक्ट। 180 ले लें सर सेमी सर्कल, और 270 ले लें 3/4 सर्कल, और 360 ले लें सर कंप्लीट सर्कल, और 60 ले लें। तो सर इसमें तो इसका अगर फार्मूला डेवलप आज के डेट में हम लोग कर लेते हैं आज के दिन में, तो इनफाइनाइट सिचुएशन 30 डिग्री लें, 45 डिग्री लें, 60 लें, कुछ भी लीजिएगा बन जाएगा, राइट। तो स्पेशल केस लें या जनरलाइज बनाएं, जनरलाइज बनाएंगे, राइट। और उसकी वजह से कहाँ पे निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, राइट। समझ रहे हैं स्टूडेंट, मैंने इसको ही क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि ये लेंगे तो यहाँ से बहुत सारा रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा, राइट। चलिए, अभी तो टाइम है ना आप लोग के पास, अभी तो क्लास बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो एक काम करते हैं, इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे, ये पूरा एंगल कितना है, थीटा है ना। एक काम करते हैं, पूरा एंगल को अल्फा मानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। यहाँ पे थीटा से पे एक डी थीटा, कितना का, तो डी थीटा के अंदर जो एलिमेंट आएगा वो रहेगा डीएल, राइट। थीटा पे, थीटा से डी थीटा
कितना गैप का, डी और चूंकि मुझे लेना है DL, क्या लेना है DL, तो DL जो सेंटर पे एंगल बनाएगा वो कितना क्या रहेगा, D थीटा रहेगा, राइट। यस सर। तो क्या D थीटा इक्वल टू DL बाई R लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से, थीटा इक्वल टू L बाई R से। यस सर। तो सर DL इक्वल टू R D थीटा, मतलब आज के बाद ऐसा ही करना है, ठीक है। तो DQ कितना हो जाएगा सर, DQ हो जाएगा, बोलिए लैम्डा इंटू DL, और DL के बदले कितना लिखना है R D थीटा, करेक्ट। बोलिए आपका सोर्स पॉइंट यहाँ पे है, राइट, अब फील्ड पॉइंट यहाँ पे है, ये कौन सा पॉइंट है, फील्ड पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, सोर्स पॉइंट, और ये एंगल कितना है थीटा, राइट। यस सर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल के बता पाएंगे। तो सर ये तो R रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या, आर कॉस थीटा। R cos थीटा, किसी को प्रॉब्लम, और इसको यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट R sin थीटा, और फील्ड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सर ये तो ओरिजिन है 0 0, राइट। यहाँ तक आइए, और हम लोग को क्या देखना है RFS, इज इट करेक्ट। यस सर। RFS को पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट, एरो कैसे जाएगा, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, यहाँ देखिए दिस इज कॉल्ड RFS, राइट। यस सर। पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स सोर्स पॉइंट, करेक्ट ना। यस सर। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ फील्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स पॉइंट क्या लिखेंगे, RF माइनस RS, RF कितना सर 0i प्लस 0j, इज करेक्ट। RS कितना R cos थीटा I प्लस, आप लोग बोला कीजिए भाई, थोड़ा बोलने से कॉन्फिडेंस मिलता है। अदरवाइज लगता है कि अकेले सफर पे निकल चुके हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। इसका मैग्नीट्यूड सर R ही तो रहेगा। अब कुछ लोग इसको निकालते रहेंगे, सर R cos थीटा का स्क्वायर प्लस R sin थीटा का स्क्वायर, भाई R रहेगा। तो DE के लिए क्या करेंगे, D के लिए K DQ बाई RQ इंटू RFS, करेक्ट। RFS के बदले पुट कर दें माइनस R cos थीटा I अब माइनस R sin थीटा J। किसी को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मुझे रोक सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, RFS का Q इंटू RFS कर दिया, राइट। यस सर। अब इसका x कंपोनेंट कितना होगा स्टूडेंट, माइनस के डी क्यू आर क्यू आर कॉस थीटा। और DQ का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। DQ का वैल्यू वहाँ देख लीजिएगा यस सर। सर K लैम्डा R D थीटा बाई RQ और माइनस R cos थीटा, इज इट करेक्ट। यस सर। ऊपर का R स्क्वायर नीचे का RQ कैंसिल होकर नीचे R बचेगा। यस सर। तो क्या हो जाएगा माइनस K लैम्डा बाई R cos थीटा D थीटा, इज इट करेक्ट। यस सर। तो EX कितना हो जाएगा, EX हो जाएगा सर, इंटीग्रेट कर लीजिए माइनस K लैम्डा बाई R cos थीटा D थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फा, राइट। यस सर। अब यहाँ पर रुकना है, इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से अल्फा रहेगा। इसका मतलब ये भी तो लिमिट हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है शुभंकर कि यहाँ से यहाँ तक सिर्फ ऐसे हो,
जानबूझ के डायग्राम ऐसे बना कर दिया हुआ हो आपका प्रॉब्लम में? कोई बात नहीं सर, अब ऐसे कर देंगे, राइट। अगर 30 हो या 45 तो 30 से 45 ले लेंगे। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेरिवेशन, राइट। डेरिवेशन करने के टाइम में बहुत सारा रास्ता नजर आता है, ओके ऐसे रहेगा तो ऐसे कर लेंगे। हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, यस। तो शॉर्ट नोट्स में अगर रखना हो तो इस फार्मूला को रखना चाहिए, नहीं ये बोल कर रखना चाहिए कि अल्फा 1 से अल्फा 2 हो सकता है, राइट। ये तो स्पेशल केस है ना, 0 से अल्फा। हालांकि ये भी जनरलाइज है, बट उस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हम लोग केयरफुल रहेंगे। जैसे मैंने कैसे कॉर्नर में सिखा दिया कि ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो आप अगर सही से ट्यूशन कर रहे हैं तो आप भी कॉर्नर में, अच्छा सर ने बताया था कि ऐसा भी हो सकता है, तो वहाँ पे अल्फा 1 से अल्फा 2 कर देंगे। इस डायग्राम के लिए 0 से अल्फा ले रहे हैं, राइट। हो गया। तो EX इक्वल टू क्या आया, अब लिमिट पुट कीजिए, राइट। माइनस के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, करेक्ट। बस मैं आपको प्रॉब्लम बनाने का तरीका बताया। अगर एक प्रॉब्लम नहीं भी लेता और एक डायरेक्ट आता, क्या हम लोग लाइन पे था तो क्या हम लोग जो पॉइंट चार्ज मानते हैं वैसे आगे नहीं बढ़ सकते थे खुद से? और ये फार्मूला का कितना कमाल का है, RFS का Q इंटू RFS। यहाँ से तो सब कुछ मैं बढ़ता हूँ। मेरा बनाने का तरीका में देखिएगा, यहाँ से बढ़ते हैं, उसके बाद एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट इंटीग्रेट करते हैं, राइट, अलग अलग करके। बट जो सोचते हैं वो लिखते हैं। यहाँ देखिए, अगर ये फील्ड पॉइंट है तो अगर ऐसे आप सिस्टमेटिक किसी को बना के दीजिएगा तो प्रॉपर सोल्यूशन में नजर आएगा। अच्छा सोर्स पॉइंट ये है, फील्ड पॉइंट ये है, यहाँ पे DQ था, कौन सा DQ, ये वाला, राइट। चलिए बाइक कंपोनेंट निकल जाएगा आपसे। बाइक कंपोनेंट कितना आएगा जरा बताइए तो सर DEY के लिए कितना है, माइनस के लैम्डा बाई आर क्या आता है देखिए तो, यही है ना। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, राइट। अब माइनस माइनस निकल प्लस कर दें, एक आगे भी तो माइनस है, तो के लैम्डा बाई आर कॉस, यहाँ का जो माइनस था ना साइन थीटा का इंटीग्रेशन का, इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर दिया, राइट। तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर हाउ मच, कॉस अल्फा माइनस 1। ये टर्म आपका निगेटिव है, पता है कि नहीं आपको? तो कॉस अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा कभी होगा ही नहीं, राइट। तो कॉस अल्फा माइनस 1 ये पॉजिटिव रहेगा या ऑलवेज निगेटिव रहेगा? निगेटिव रहना भी चाहिए था अकॉर्डिंग टू माई गिवन डायग्राम, क्योंकि मेरा जो आर्क फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव उस पर चार्ज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो पहले से हमको इंट्यूशन लग रहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, राइट। आर्क मेरा ऐसे था ना, करेक्ट। तो इसके वजह से यहाँ पे DQ ले रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट, दूसरा DQ, ये भी तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो सारे DQ की वजह से किस क्वाड्रेंट में जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड क्वाड्रेंट। तो उसका एक कंपोनेंट भी निगेटिव और वाई कंपोनेंट भी निगेटिव आना चाहिए था। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, समझे स्टूडेंट। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, uniformly charged arc at which point, at the center of the arc, right। चलिए हो गया, इसको हटाएं। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से इन दोनों फार्मूला से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।